करीब 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले खुद राहुल गांधी ने ये बात कही। इसका मतलब तंत्र के अंदर उनके जो अपने सूत्र होंगे, उन्होंने उन्हें ये खबर दी होगी कि ईडी इस तरह की कुछ तैयारी कर रही है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, मैं हालांकि उसका कोई पैरेलल नहीं ड्रा किया जा सकता, लेकिन शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से अपदस्थ किया गया है, उस पर कई कमेंटेटर्स ने बड़ी अच्छी टिप्पणियां की हैं और बहुत, जिनसे आपको पूरी चीज को समझने में आसानी होती है। उसमें एक पाकिस्तानी स्तंभकार की टिप्पणी मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उसने कहा जब कोई राजनेता आता है तो पहले 5 साल तो वो एक तरह से ताजी हवा के झोंके की तरह होता है। दूसरे साल दूसरा जो टर्म अगर उसे हासिल करना होता है तो थोड़ी थकान दिखने लगती है, लेकिन फिर भी वो खींच लेता है। लेकिन तीसरा सत्र आते आते वो पूरी तरह थक चुका होता है। और शेख हसीना का उदाहरण दे रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के ऊपर ये उदाहरण सही रहेगा, कि फिर वो किस तरह से यत्र तत्र, मतलब येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है। उसमें बहुत ऐसे तरीके भी होते हैं जो संदिग्ध होते हैं और जो अलोकतांत्रिक होते हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि मैं मोदी जी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पहली 2 टिप्पणियां थी वो काफी हद तक सही है। मोदी जी को 303 से 240 आना आसानी से पच नहीं पा रहा। और अब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो थकान भी देख रहे हैं, खींच भी देख रहे हैं, और कई बार बड़ी उदासी, और जैसे मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि वो संसद में जो बोल रहे होते हैं उसमें इतना ज्यादा रेपुटेशन होता है या इतनी ज्यादा वर्तनीक अशुद्धियां होती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना राजनीतिक दालों, तो जाहिर है कि उनकी हिंदी इतनी खराब नहीं है कि अगर रोमन में भी दलो लिखा हो तो उसको दालो पढ़ेंगे। फिर रोमन में क्यों लिखा होना चाहिए, गुजराती लिपि में हो सकता है, हिंदी। अच्छा, वहां तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है लोकसभा में, वो तो खुद ही बोल रहे होंगे ना, और कोई कागज नहीं देख रहे हैं। तो ये सब, ये एक तरह से इस बात का परिचायक है कि वो कहीं ना कहीं थके हुए हैं और खुद खो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई विषय नहीं मिल रहा, जो विषय मिल रहा है उसके लिए कोई नए तर्क नहीं गढ़ पा रहे हैं। एक जमाने में आप सोचिए 2014 में जिस तरह वो कनेक्ट कर रहे थे, और जिस तरह लगता था कि भाई एक ऐसा राजनेता आया है जो जनता से सीधा जिसका रिश्ता कायम हो रहा है, वो राजनेता अब अपना बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक बहुत कमजोर सी छाया में तब्दील हो गया है। तो ये अगर राहुल गांधी को कुछ करने की कोशिश की गई, जाहिर है गिरफ्तार करने के लिए इस देश में इतने कानून हैं कि आप किसी को आप किसी भी तरह से आप गिरफ्तार कर सकते हैं। यार, हम किसी बहुत सभ्य समाज में नहीं रह रहे जहाँ राज्य भी थोड़ा हिचकता है गलत गिरफ्तारियां करने में, और जहाँ न्यायपालिका, प्रेस, सिविल सोसाइटी सब इतने एक्टिव होते हैं कि अगर राज्य कोई गलती कर दे तो वो एकदम टूट पड़ते हैं। तो हमारा ऐसा समाज दुर्भाग्य से नहीं है, तो राज्य गिरफ्तार तो कर ही सकता है, लेकिन उसके बाद जो नतीजे होंगे वो भी इन्हें उसका पूरा आकलन कर लेना चाहिए। आप 4 राज्यों की सिर्फ बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये मैं फिर कहूंगा कि ये इस गलतफहमी में कोई ना पड़े कि मैं बांग्लादेश से तुलना कर रहा हूँ कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और सरकार चलना मुहाल कर देंगे। ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं बहुत तीखी प्रतिक्रिया होगी, जो मुश्किल होगी इस सरकार के लिए। मुश्किल होगी 4 राज्यों में, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में तो लगभग राइटिंग ऑन दी वॉल की तरह सब लोग देख रहे हैं कि अब ये पार्टी हार रही है, भाजपा हार रही है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं उसी कॉलमिस्ट की बात दोहराता हूँ कि तीसरी बार जा करके फिर राजनेता थोड़ा सा थक भी जाता है। उसके अंदर ना तो कोई फ्रेश आइडियाज होते हैं, ना उसके ये समझ में आता है कि अब कैसे निपटे। और खास तौर से तब जब उसके चारों तरफ सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, उसमें स्पाई मास्टर्स भी होते हैं, उसमें अपने पॉलिटिकल कलीग्स भी होते हैं, तो उसे सही सलाह भी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि अगर ये ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का फैसला किया गया तो ये शायद इसी का एक बहुत ही दयनीय किस्म का उदाहरण होगा। तो अगर बेटर सेंस प्रिवेल करेगा तो शायद ये सरकार ऐसा ना करे। पहला टेक तो मेरा यही है। बिल्कुल।